हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो फाइनली बच्चों, आज हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए ज्योग्राफी का महातांडव करने वाले हैं। आज हम ज्योग्राफी का सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। भूगोल का बच्चों आपको हम 150 क्वेश्चन, टोटल 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाएंगे। सवाल इसी में से फंसेगा बच्चों, इसी में से छपेगा। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और अपने उन सभी साथियों को शेयर कर देना जो क्लास 10th में होंगे और इस बार अपना फाइनल एग्जाम दे रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं महातांडव को। इस सबसे पहले बच्चों, आप इस सेशन को, इस मैराथन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है बच्चों, निम्न में से कौन से जैव संसाधन नहीं है। ठीक है, मनुष्य, पशु, वनस्पति जात या चट्टाने। तो जैव संसाधन जिसमें जीवन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, क्या पूछ रहा है, जिसमें जीवन नहीं है, जैव संसाधन नहीं है। तो मनुष्य में तो जीवन है, पशु में है, वनस्पति जात में, लेकिन चट्टाने में जीवन नहीं है, ये जैव संसाधन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। दूसरा नंबर में क्या है, इनमें से कौन नवीकरणीय योग्य संसाधन है। मैं आप लोगों को पहले बता दूं बच्चों कि हम ऑप्शन को आप ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस आप लोग का सिर्फ आंसर करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, सुपर फास्ट, बहुत ही फास्ट तरीके से हम टोटल क्वेश्चन को कंप्लीट करवाएंगे आपको। इनमें से कौन नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। ठीक है, तो नवीकरणीय योग्य संसाधन वैसे संसाधन बच्चों जिसको हम लोग उत्पादन फिर से कर सकते हैं, पुनः उपयोग कर सकते हैं, जिसका निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से बताना है। तो चट्टान नहीं होगा, खनिज नहीं होगा, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ये नवीकरणीय योग्य संसाधन है, इसका हम लोग बार बार पुनः उपयोग कर सकते हैं, इसका निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, काली मृदा को मेरे प्यारे बच्चों रेगर मृदा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है। तो नई जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो खादर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है। तो लाल मिट्टी में, लाल मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल क्या है, लौह किस प्रकार का संसाधन है। तो ये आपका बच्चों लौह जो है ना, ये अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। क्यों है भाई अनवीकरणीय, इसलिए अनवीकरणीय है क्योंकि लोहा अगर एक बार खत्म हो जाएगा बच्चों तो उसको हम लोग फिर से नहीं कर सकते। ये एक खनिज है। ठीक है, खनिज एक टाइम पे जाकर के खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक है, याद रखते हैं। अगला सवाल देखिए, बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है। तो बांगर और खादर जो है ना, ये आपका जलोढ़ मिट्टी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, किस प्रकार की मृदा में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। तो इसमें से बच्चों आपका खादर में, ठीक है, खादर में जो है आप बांगर में जो है आपका बच्चों मृदा में कंकड़ अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है। ठीक है, तो 27% इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पठारी भाग है। तो 27%। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल जो दिया हुआ है, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन जो है बच्चों दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ बच्चों, ये आपका 1992 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो जो जिस भूमि पे हम लोग खेती करते हैं भाई, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, तो उसको कृषि योग्य भूमि कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो बाबू, क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना ये वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। कृषि प्रसार है ना, अगर कृषि को आप बढ़ाएंगे बच्चों, ठीक है, तो आपका यहां से वनस्पति ह्रास होगा। ठीक है, और प्राकृतिक वनस्पति जात जैसे कि जंगल वगैरह वहां से काट करके ही ना कृषि किया जाता है। वृहत स्तरीय पर विकास परियोजना, मतलब कि बड़े स्तरों पर अगर विकास परियोजना करते हैं बच्चों, तो भी वनस्पति जात का ह्रास होगा। और त्रि औद्योगिकरण, मतलब कि फैक्ट्री वगैरह करेंगे, हम फैक्ट्री वगैरह का निर्माण करेंगे या फिर यहाँ पे शहरीकरण करेंगे, तो इससे भी क्या होगा, वनस्पति जात वगैरह का ह्रास होगा। ठीक है, लेकिन पशु चारा और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना इससे नहीं होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग,
इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों को सीधी भागीदारी नहीं करता? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का वन्य जीव पशु विहार परिसीमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है उसे क्या कहते हैं? संकटग्रस्त, क्योंकि वो संकट में है, मतलब कि जो लुप्त होने का खतरा है। ठीक है, जैसे कि अभी देखे बच्चों तो बाघ शेर वगैरह क्या है, आप धीरे धीरे लुप्त होने का कागार पे आ गया। तो ये किस तरीके का जातियां हैं, किस तरीके का जातियां हैं? तो संकटग्रस्त जातियां। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। लुप्त जाति का उदाहरण है जो लुप्त हो चुकी है, पूरे हमारे पृथ्वी पे पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है, तो कौन सा है बच्चों? नीली भेड़, एशियाई चीता, एशियाई हाथी, गैंडा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का एशियाई चीता। एशियाई चीता बच्चों लुप्त हो गया है, अब ये नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। वन और बंजर भूमि सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं आरक्षित वन। क्या कहते हैं? सॉरी, अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन। ठीक है, वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अवर्गीकृत वन। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दिया बाबू, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अस्थायी वन क्षेत्र है? तो इसमें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अस्थायी वन क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी द क्रिटिकल प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता है? ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? मोर जो है बच्चों ये आपका नहीं आता है, द क्रिटिकल प्रजाति में ये नहीं आता है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? निम्न में से किस जीव के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो जैव विविधता हमारे मनुष्य है ना, हम लोगों के लिए जैव विविधता बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। काला हिरन निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? विलुप्त प्रजाति, दुर्लभ जातियां, स्थानिक जातियां, लुप्त जातियां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लुप्त जातियां। काला हिरन जो है बच्चों आपका लुप्त जातियां में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में का निर्धारण कौन सी एजेंसी करता है? तो ये आपका IUCN, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर दिया? तो 1952 में, ठीक है, 1952 में भारत किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर दिया बच्चों? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का एशियाई चीता है ना। 1952 में इसे क्या कर दिया? लुप्त घोषित कर दिया गया। अगला सवाल देखिए यहाँ पे। निम्न में से कौन भारत के वनों और वन्य जीव संसाधन के प्रबंधन का प्रभारी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वन विभाग। वन विभाग जो है बच्चों आपका वनों और वन्य जीव संसाधन का प्रबंधन का क्या है? प्रभारी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस वर्ष बाघ परियोजना शुरू किया गया था? तो ये 1973 को, याद रखिएगा। ठीक है, मुंह जुबानी याद भी रखिएगा, इसको बिना ऑप्शन से याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, है ना, कितना था जी? हाँ, 1973। चलिए अगला सवाल देखो। निम्न में से किस राज्य में अस्थायी जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? ठीक है, तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखिए। हिमालय यव क्या है? तो ये एक औषधि पौधा है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। 1991 में संरक्षित प्रजातियों की सूची में पहली बार किस प्रजाति को शामिल किया गया था? ठीक है, तो 1991 में संरक्षित प्रजातियों में सबसे पहले पौधे को शामिल किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ? निम्नलिखित में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है? स्थानिक जाति का मतलब होता है बच्चों कि एक विशेष स्थान में पाया जाता है। तो इसमें आपका निकोबारी जो कबूतर है ये स्थानिक जातियां हैं, क्योंकि ये सिर्फ का सिर्फ अंडमान और निकोबार में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? अंडमान और निकोबार में। इसी तरीके से एक और है आपका कंगारू। ठीक है, कंगारू भी ये आपका स्थानिक में हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में लगभग पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को याद रखना होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य था वन को संरक्षण करना, मतलब कि वन का बचाव करना, है ना। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य जो है आपका राजस्थान में स्थित है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है? भारत में वनस्पतियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो ये लगभग बच्चों आपका 47,000। ठीक है, 47,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन जो है राष्ट्रीय पार्क जो है आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। बीज बचाओ आंदोलन क्या था? तो बीज बचाओ आंदोलन जो था ये आपका इसका जो ये आपका टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे।
उड़ीसा और बिहार जनजातियों शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो उड़ीसा और बिहार के जो जनजातियां लोग हैं, ठीक है, वो वृक्ष की पूजा करते हैं शादी में, ठीक है। तो कौन से वृक्ष का भाई? तो ये आपका इमली और आम का, इमली और आम का क्या करते हैं? पूजा करते हैं। राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकौ सेंचुरी घोषित कर दी। इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका जो उद्देश्य है आपका क्या है? तो शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ का से वन्य जीवन को बचाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कितने किलोमीटर प्रति घंटा से गति से दौड़ते हैं? तो सबसे तेज स्तनधारी प्राणी जो है सबसे तेज कौन दौड़ता है बच्चों, और कितना किलोमीटर के प्रति घंटा के दौड़ता है, ठीक है। तो ये आपका 112 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। भारत में 1951 और 1980 के बीच कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि परिवर्तित किया गया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 26,200 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है? 1952 में नदी घाटी परियोजना के कारण कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों को साफ किया गया? तो ये 5,000 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे, भारत में जैव उपजातियों की कितनी प्रतिशत संख्या पाई जाती है? तो ये इसका हो जाएगा बच्चों आप लोग का 8%। कितना परसेंट? 8%। दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा बिल्ली और चीता और बिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट दिया हुआ है आपका सामान्य जातियां से क्या अभिप्राय है? तो सामान्य जातियां मतलब कि नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल जातियां क्या हो जाएगा? जिसकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे कि मुर्गी, बतख, बकरी, खस्सी, है ना, मानव, ये सारी चीज़ है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख किन उपजातियों में शामिल है? तो ये आपका हो जाएगा लुप्त जातियों में। एशियाई चीता चूंकि क्या है, ये 1952 में ही इसको घोषित कर दिया था लुप्त है, ठीक है। गुलाबी सिर वाली बतख भी क्या है? लुप्त हो चुकी है, अब हमारे पृथ्वी पे वो देखने को नहीं मिलेगी। अगला सवाल देखो क्या है? दक्षिण भारत में प्राकृतिक वनों की संख्या धीरे धीरे समाप्त किस कारण से हुई है? तो ये आपका हुआ है सागवान एकल रोपण से, ठीक है। सागवान एकल रोपण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। औषधि पौधे कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, मतलब जड़ी बूटी वाला पौधा, तो कहाँ पे पाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। टक्सोल नामक रसायन बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो टक्सोल नामक किस बीमारी के लिए उपचार के लिए किया जाता है? तो टक्सोल नामक रसायन जो है बच्चों, ये आपका कैंसर के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए, शांत घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासियों युवतियों द्वारा किस प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं? तो यहाँ पे बांस के पौधे लगाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पर्यावरण विनाश के मुख्य कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो संसाधन के असमान बंटवारा, बिल्कुल, और असमान उपयोग और रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता, तो इनमें से सभी इसका राइट हो जाएगा। जो पर्यावरण है ना बच्चों, हम लोग का पर्यावरण है वो विनाश हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो संसाधन का असमान बंटवारा, मतलब कि कहीं पे ज़्यादा हो रहा है तो कहीं कम हो रहा है। असमान उपयोग हो रहा है, मतलब कि सही ढंग से आप उपयोग नहीं कर रहे, रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता हो रही है, ठीक है, तो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, मैंग्रोव क्षेत्र कितने प्रतिशत लुप्त हो चुका है? तो मैंग्रोव क्षेत्र कितने प्रतिशत लुप्त हो चुका है? तो ये आपका 40%, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, टैक्सोन नामक रसायन पेड़ों को किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो पेड़ों के छाल से, पत्तियों से, टहनियों से, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, धरातलीय जल क्षेत्र कितने प्रतिशत प्रदूषित है? तो ये आपका है बच्चों 70%, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, यहाँ पे मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो मध्य प्रदेश में जो है ना आपका ये बांधवगढ़ है ना, बांधवगढ़, हाँ, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। और ये किस जिले में है बच्चों, ठीक है, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में? तो उमरिया जिले में, ठीक है। कहाँ पे है? उमरिया जिले में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, उमरिया जिले में, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये आपका है उत्तराखंड में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मानस बाघ रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मानस बाघ रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये आपका
असम में है। कहाँ पे है? असम में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, पेरियार बाग रिजर्व राष्ट्रीय रिजर्व उद्यान भारत के किस राज्य में? तो पेरियार बाग रिजर्व जो है ना, ये आपका है ये केरल में है। कहाँ पे है? केरल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस किस क्षेत्र में लोग सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल निर्माण करते हैं? तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी नंबर, पश्चिमी हिमालय। कहाँ हो जाएगा? पश्चिमी हिमालय। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो संबंध है ना, ये आपका सरदार सरोवर से है। ठीक है, किससे? सरदार सरोवर। अगला सवाल देखिए, विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो विश्व में जल के कुल आयतन में से कितना परसेंट महासागर में पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ये 96.5%। कितना परसेंट? तो 96.5%। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय जल है और कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल है? ठीक है, तो कुल उपलब्ध जल में 2.5%, ठीक है, 2.5% मात्र पीने लायक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है? तो बांस ड्रिप प्रणाली जो है ना, ये पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सॉरी इसमें बी हो जाएगा इसका। ए बी सी थोड़ा सा उल्टा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, इसका जो हो जाएगा ना, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मेघालय। ठीक है, क्या हो जाएगा? मेघालय इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, इनमें से किस नदी पर बहुउद्देश्य नदी परियोजना नहीं है? तो इनमें से किस नदी पर बहुउद्देश्य नदी परियोजना नहीं है? तो इसमें यमुना पे है ना, यमुना पे कोई भी बहुउद्देश्य परियोजना नहीं। यहाँ पे कोई भी इस नदी पे कोई भी बांध नहीं बना हुआ है, कोई भी परियोजना नहीं है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से ताजा पानी का स्रोत है? तो ताजा पानी का स्रोत क्या है? भूतल, अफवाह, वर्षा, भूजल। ठीक है, तो इसमें ताज़ा पानी कहाँ से होता है बच्चों? तो भूजल से। ठीक है, जो हम लोग बोरिंग वगैरह करते हैं ना, उससे पानी से हम लोग को ताज़ा जल निकलता है। अगला सवाल देखिए, पे इनमें से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना जो है ना, ये आपका इंदिरा गांधी नगर। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। और ये इंदिरा गांधी नहर जो है ना, कौन से नदी पर है बच्चों? तो ये आपका सतलुज नदी पर है। ठीक है, किस नदी पर है? सतलुज नदी पे, याद रखिएगा, राजस्थान में। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ का नियंत्रण रहा है? तो ये आपका इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कोसी का जो है, कोसी परियोजना जो है ना, ये बाढ़ नियंत्रण रहा है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव किसका पड़ा है? तो बढ़ती जनसंख्या, नगरीकरण, औद्योगिकरण, कृषि आधुनिकीकरण, इनमें से सभी इसका राइट हो जाएगा। क्योंकि नदियों का दुष्प्रभाव, नदियों का प्रदूषण कैसे हो रहा है बच्चों? तो ये बढ़ती जनसंख्या के कारण, नगरीकरण और औद्योगिकरण, शहरीकरण हो रहा है और कृषि आधुनिकीकरण के कारण, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। किसने कहा कि बांध जो है आधुनिक भारत के मंदिर है? तो हमारे प्यारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बोले थे कि बांध जो है ना, आधुनिक भारत का क्या है? मंदिर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो नागार्जुन जो है आपका, ये कृष्णा नदी पर है, याद रखिएगा, कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उस राज्य का नाम बताएं जहां हर घर छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाना आवश्यक है। तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस राज्य में विश्व का सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आप लोगों को पता है, मासिन राम में। कहाँ पे होता है भाई? मासिन राम में। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो ये आपका मेघालय में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इंदिरा गांधी नहर किस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराती है? तो इंदिरा गांधी जो नहर है ना, ये राजस्थान में। ठीक है, ये आपका किस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराती है पीने के पानी की? ठीक है, तो ये आपका पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। भारत के कुल विद्युत उत्पादन लगभग 22% प्राप्त होता है। किससे होता है 22%? तो जल विद्युत से। कहाँ से होता है? जल विद्युत से लगभग बच्चों आपका 22% विद्युत जो है, करंट जो है आपका, बिजली उत्पादन होता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल आपका नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है? तो वहां पे कहा जाता है टांका। क्या कहा जाता है? टांका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? तो ये आपका हो जाएगा, अलवणीय बोल रहा है ना, तो भौम जल भी हो जाएगा, सतही जल भी, वर्षण, यानी कि डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी।
मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य अमेरिका में झूम की कृषि को माना जाता है क्या? मिल्पा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। टाइम काफी हो चुका है बच्चों, तो 4-5 सवाल और करके हम फिर अगले वीडियो में आपका पार्ट 2 बना करके कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। निम्न में से रोपण कृषि का उदाहरण है, तो रोपण कृषि गन्ना, चावल, गेहूं, वन। तो गन्ना जो है आपका रोपण कृषि में आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इनमें से कौन रबी फसल है? तो रबी फसल आपका चावल तो आपका खरीफ फसल है, मोटा अनाज खरीफ फसल है, कपास भी खरीफ फसल, चना जो है बच्चों आपका रबी फसल है। चना, गेहूं सब क्या होता है? रबी फसल होता है। अगला सवाल देखो बाबू क्या दिया हुआ है। सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा जो है ना आपका जूट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इंग्लिश में बोले तो बच्चों गोल्डन फाइबर भी इसी को कहा जाता है, सुनहरा रेशा। अगला तो सवाल देखते हैं लोग, भारत के किस राज्य में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो ये आपका सबसे ज्यादा जो धान का उत्पादन होता है ना, ये आपका पश्चिमी बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, जो कि ये इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। बाकी फिर जो शेष क्वेश्चन बच जाएगा मुझसे अगले वीडियो में करवा देंगे, ठीक है। धान की फसल उत्पादन के लिए तापमान की आवश्यकता होती है, तो कितना होती है बच्चों? तो ये आपका 25 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमारे पास बहुत सारे सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। टोटल सवाल देख सकते हैं यहाँ पे 150 से प्लस क्वेश्चन है लगभग, ठीक है। तो मैं सारा क्वेश्चन को आपको करवा दूंगा, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। और सभी बच्चों तक कम से कम शेयर कर देना, ठीक है। और लाइक करना, शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको अगर इसी का पार्ट 2 चाहिए, आपको टोटल क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो आप हमें नीचे कमेंट जरूर कर देना और शेयर जरूर करना आप लोग, ठीक है। शेयर करने में आप लोग कंजूसी ना करो, ठीक है। सभी को फायदा होना चाहिए, सभी को हेल्प होना चाहिए, ताकि हमारा भी हेल्प हो, आपका भी हेल्प हो। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप मिशन 2 को 10% भी सपोर्ट करते हो ना, तो 100% आपको आपके मिशन 2 जो है ना आपके सपनों को सपोर्ट करेगा। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ आप लोग, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे प्यारे बच्चों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और घंटी का बटन को जरूर दबा लेंगे, ताकि हमारे पल पल के अपडेट आपको मिलते रहे, ठीक है। और हाँ, इसी तरीके से जिस तरीके से हम भूगोल का अभी आपको 150 क्वेश्चन बताएं, ठीक है, 150 क्वेश्चन बताएं, उसी तरीके इतिहास से हम 180 नहीं 160 क्वेश्चन, ठीक है, इतिहास का हम 160 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको फिर अर्थशास्त्र का और एक ये पॉलिटिकल का है ना, दोनों को करवा देंगे, ठीक है। तो आपको चैनल पे क्या करना है, बने रहना है ना। और भूगोल का आपका अगला पार्ट मेरे प्यारे बच्चों, बाद में अगर वीडियो को देख रहे हो तो अगला पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो उस पर आप क्लिक करके जा सकते हो। इतिहास का भी आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो इतिहास पे भी जा करके क्लिक कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।